अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो का टॉपिक है कि जो लोग पाकिस्तान या इंडिया में जॉब कर रहे हैं, उनको 5 साल या 5 साल से ज़्यादा जॉब करते हो गया है। अब वो समझते हैं कि उनको सेटलमेंट के लिए, नेशनलिटी के लिए अपने मुल्क से बाहर जाना चाहिए और स्पेशली नॉर्डिक कंट्रीज़ स्वीडन, डेनमार्क, फ़िनलैंड और नॉर्वे में जाना चाहिए और वहाँ पे जाके सेटल होना चाहिए और नेशनलिटी हासिल करनी चाहिए। तो क्या स्टडी गैप क्योंकि उन्होंने स्टडी छोड़ दी थी और वो जॉब कर रहे थे, क्या इतने स्टडी गैप के बाद भी वो क्या अपने मुल्क से स्टडी वीज़े पर आ सकते हैं? आज की वीडियो में स्पेशली हम नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड में जो स्टूडेंट्स काफ़ी स्टडी गैप के बाद आना चाह रहे हैं, हम उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। मैं खुद भी इस सिचुएशन से गुजरा हूँ। मैंने 2005 में पंजाब यूनिवर्सिटी से एमबीए किया था। उसके बाद से मैं एफर्ट कर रहा था कि मैं किसी डेवलप कंट्री में सेटल हो जाऊँ। लेकिन 2019 में मुझे मौका मिला। मैंने 2018 में प्रोसेस स्टार्ट कर दिया था। मेरा स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड तीनों कंट्रीज़ में एडमिशन हो चुका था। जी, हम नॉर्वे से स्टार्ट करते हैं। नॉर्वे में अगर आप अपनी एडमिशन की रिक्वायरमेंट पढ़ें तो उसकी मेन रिक्वायरमेंट्स में आपका सीजीपीए होता है। फिर आपकी पिछले जो आपकी एकेडमिक रिकॉर्ड में आपने स्पेसिफिक इतने क्रेडिट्स के सब्जेक्ट पढ़े हों, जैसे मैथ, स्टैट या रिसर्च मेथड्स के सब्जेक्ट पढ़े हों। फिर आपका आइल्स का स्कोर मैटर करता है। फिर आपने अपने फंड्स की रिक्वायरमेंट के लिहाज से भी सफिशिएंट फंड्स की जो रिक्वायरमेंट है उसको मीट करने के लिए भी अपने अकाउंट की स्टेटमेंट लगानी पड़ती है, स्पॉन्सर की लगानी पड़ती है कि आप अपने आप को मैनेज कर पाएंगे या आप सफिशिएंट आपके पास रिसोर्सेज हैं कि आप अपनी लिविंग यहाँ पे नॉर्वे में मैनेज कर पाएंगे। तो वो स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर आप इन रिक्वायरमेंट में देखें तो कहीं भी आपको ये रिक्वायरमेंट नज़र नहीं आती कि आपने लास्ट एजुकेशन कब ली थी और आपका कितने साल का एक्सपीरियंस है। तो हम इस बात से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नॉर्वे में उनको कोई आपकी उससे कंसर्न नहीं होता कि आपका कितना स्टडी गैप है, आपका कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए। जस्ट आप अपनी मेन रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे और उस पर आपको एडमिशन आ जाएगा। फिर नॉर्वे में आपका कोई इंटरव्यू नहीं होता, ना ही कोई वीज़ा ऑफिसर आपसे पूछता है कि आपका इतना स्टडी गैप क्यों आया है, आप क्या कर रहे थे। तो आपने जस्ट अपनी वीज़ा की फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी है। आपसे कोई नहीं पूछेगा कि आपका वर्क एक्सपीरियंस कितना है और आपको वीज़ा मिल जाएगा। तो नॉर्वे में बहुत सिंपल प्रोसेस है। अगर आपका लास्ट एजुकेशन के बाद आप जस्ट आपका वर्किंग एक्सपीरियंस है 5 साल, 10 साल, जैसे मेरा 14 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस था। मैंने एमबीए किया था 2005 में। 2019 में मैं नॉर्वे में मास्टर करने के लिए आया था। 14 साल का मेरा गैप था। लेकिन मेरा एडमिशन हुआ और मुझे वीज़ा मिला। तो आप ये कह सकते हैं इन शॉर्ट कि नॉर्वे में स्टडी गैप मैटर नहीं करता, लेकिन आपको जस्टिफाई करना पड़ सकता है। हमने नहीं देखा कि वीज़े के लिए आपका इंटरव्यू हुआ और इंटरव्यू में आपसे ये पूछा गया हो कि आपका इतना स्टडी गैप क्यों है। अगर आप नॉर्वे में भी ट्रेंड देखेंगे तो मोस्टली जो नॉर्वेजियन है वो सिर्फ बैचलर करते हैं। बैचलर के बाद वो जॉब में चले जाते हैं और काफ़ी सालों के जॉब का एक्सपीरियंस लेने के बाद 5 साल 7 साल का एक्सपीरियंस के बाद वो फिर दोबारा मास्टर करते हैं। तो नॉर्वे में तो ये प्रैक्टिस है कि बैचलर के बाद मोस्टली लोग जॉब करते हैं और उसके बाद दोबारा हायर स्टडीज़ के लिए यूनिवर्सिटी में जाते हैं। तो नॉर्वेजियन अथॉरिटीज़ को ये पता है, एक्सपीरियंस के बाद भी लोग पढ़ते हैं, इसलिए वो इसको पॉजिटिव ही समझते हैं। अब हम स्वीडन और फिनलैंड की बात करते हैं। स्वीडन और फिनलैंड में आपका एडमिशन लेटर रिसीव होने के बाद आपको तमाम फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करके आपको एम्बेसी में इंटरव्यू के लिए भी जाना पड़ता है। तो इंटरव्यू में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है और आपको स्टडी गैप को प्रॉपर जस्टिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि वीज़ा ऑफिसर पे डिपेंड करता है कि अगर उसको कोई भी नेगेटिव आपकी बात से कोई नेगेटिव क्लू मिल गया कि ये जेन्युइन स्टूडेंट नहीं है, तो वो वीज़ा आपका रिजेक्ट कर सकते हैं। इसलिए आपको कोशिश करनी चाहिए कि स्टडी गैप इतना प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मेरे बहुत सारे दोस्त स्वीडन और फिनलैंड में गए हैं और प्रॉपर उन्होंने जस्टिफाई कर किया। जैसे मैं भी बैंक में जॉब करता था, मेरे दोस्त भी बैंक में जॉब करते थे। तो प्रॉपर उन्होंने एचआर से जो एक्सपीरियंस लेटर मिलता है वो लगाया और अगर एम्बेसी वेरीफाई भी करी तो वो वेरीफाई होगा, क्योंकि वो जेन्युइन होता है। अगर आप फेक लगाएंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क हो सकता है कि एम्बेसी या वीज़ा ऑफिसर कॉल करे और आगे से रिस्पॉन्स ये आए कि ऐसा बंदा तो हम जानते नहीं हैं, हमने तो एक्सपीरियंस लेटर इशू नहीं किया या ये जेन्युइन एक्सपीरियंस लेटर नहीं है। तो प्रॉब्लम हो सकती है। इन केस अगर वीज़ा ऑफिसर को डाउट हो गया और आपका वीज़ा
रिजेक्ट हो गया या आपने कोई फेक एक्सपीरियंस लेटर लगाया तो वो आपको बैन भी कर सकते हैं और आपकी पूरे यूरोप में एंट्री भी बंद हो सकती है। तो कोशिश करें कि जेन्युइन लगाएं और जस्टिफाई करें और जहाँ जहाँ पे आपने काम किया सारे एक्सपीरियंस लेटर लगाएं और कोशिश करें कि अपने एम्प्लॉयर से बात करके उनको कन्वे कर दें कि मैंने अप्लाई किया और आपको कॉल आ सकती है और वो सीरियसली इस मैटर को यानी कि कॉल पे सीरियसली रिस्पॉन्ड करें। तो जस्टिफिकेशन स्वीडन और फिनलैंड में जस्टिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टडी गैप का कोई इशू नहीं है। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स मैंने देखे 45 साल की उम्र में आए हैं। 15 साल का एक्सपीरियंस मैंने देखा, 20 साल का एक्सपीरियंस भी देखा कि लोग काफ़ी गैप के बाद भी पढ़ने के लिए गए और वो माशाल्लाह अब सेटल हैं। तो जस्टिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट है, एक्सपीरियंस लेटर्स इंपॉर्टेंट है कि आप उसको जस्टिफाई करते हो। और रिसेंटली बल्कि ये पिछले साल ही स्वीडन में वीज़ा ऑफिसर ने काफ़ी जो इंटरव्यू अपना है वीज़ा इंटरव्यू बहुत टाइट किया। उन्होंने देखा कि जेन्युइन जो स्वीडन में स्टूडेंट्स हैं सिर्फ वही आए, ना कि सिर्फ और सिर्फ काम करने के लिए आए और सिर्फ आके यहाँ पे पैसे कमाने के लिए आए। तो ये भी आप के ज़हन में रखें कि आपको स्वीडन की इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और प्रूव करना पड़ेगा कि आप जेन्युइन स्टूडेंट हैं, क्योंकि पिछले साल से स्वीडन ने काफ़ी सख्ती की है। फिर अगर हम देखें तो फिनलैंड में दो कैटेगरीज की यूनिवर्सिटीज़ हैं। कुछ सिंपल यूनिवर्सिटीज़ हैं और कुछ अप्लाइड साइंसेज की यूनिवर्सिटीज़ हैं। और अप्लाइड साइंसेज में तो आपकी ये मेन रिक्वायरमेंट है कि आप बैचलर के बाद आपका 2 या 3 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, तभी आप मास्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो आपको बेनिफिट देगा, क्योंकि फ्रेश कैंडिडेट्स तो अप्लाइड साइंसेज की यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आपको ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा और आपको आपके लिए एडमिशन के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो इस स्टडी गैप को हम पॉजिटिव भी कंसीडर कर सकते हैं अगर आपने अप्लाइड साइंसेज की यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया। और ऐसे कैंडिडेट्स क्योंकि मोस्टली मैरिड होते हैं और उनके माशाल्लाह से बच्चे भी होते हैं, तो मैं रिकमेंड करना चाहूँगा कि आपको फैमिली के साथ ही मूव करना चाहिए। फंड्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो सकती है, डबल हो सकती है, डबल से भी ज़्यादा हो सकती है। तो अगर आप फंड्स की रिक्वायरमेंट को मीट कर पाएंगे तो आपको फैमिली के साथ अप्लाई करना चाहिए और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपका वीज़ा लग जाएगा। स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड तीनों में फैमिली के वीज़े बहुत इजीली लग जाते हैं अगर आप फंड्स की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकें। जैसे कि देखा जाए जर्मनी में बहुत मुश्किल होता है, अगर आपके पास फंड भी पूरे हैं तब भी वीज़ा नहीं लगता। लेकिन इन 3 कंट्रीज़ में, स्पेशली नॉर्डिक कंट्रीज जिसे हम स्कैंडिनेवियन भी कह सकते हैं, इसमें आपको फैमिली के साथ वीज़ा बहुत इजीली मिल सकता है अगर आप रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं तो कोशिश करें कि आप फैमिली के साथ करें और बच्चों को लेके आएँ, क्योंकि बच्चों की एजुकेशन यहाँ फ्री है, हेल्थ फ्री है, डेंटिस्ट फ्री है, तो चीज़ें बेहतर है फैमिली वाइज। फिर पाकिस्तान या इंडिया में हम बैठ के ही समझते हैं कि हमारी एज ज़्यादा हो गई है और अब हम स्टडी के लिए नहीं जा पाएंगे, हम पढ़ नहीं पाएंगे और हमारा एक्सपीरियंस इतना हो गया और दोबारा हम कैसे पढ़ेंगे। लेकिन मैं इसको पॉजिटिव लेता हूँ। आप जब यहाँ पे आकर अपनी स्टडी कंप्लीट करेंगे और बाद में आप प्रोफेशनल जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। इवन जो फ्रेश कैंडिडेट्स हैं उनसे आपको ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा। जैसे मेरा बैंक का एक्सपीरियंस था तो मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरव्यूज़ की कॉल इसी बेस पे आती थी, क्योंकि मेरा पाकिस्तान में एक्सपीरियंस था। तो आप इसको पॉजिटिव लेंगे और इस एक्सपीरियंस का आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है अगर आप मूव करेंगे स्कैंडिनेविया या नॉर्डिक कंट्रीज़ में। तो आप इसको पॉजिटिव लें कि आगे जाके आपको ये बहुत ज़्यादा पे करेगा।